नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं मुद्दा। जाहिर सी बात है, हमने कहा था तेवर वही रहेंगे, बस कलेवर बदलेगा। तो कलेवर कल से बदला है लेकिन तेवर वही है। और आज इन्हीं तेवरों के साथ जरा हम इन डेप्थ में जाना चाह रहे हैं। किस चीज के इन डेप्थ में? मुझे बहुत अच्छे से याद है, 4 मई की तारीख थी। न्यूज लॉन्चर आप सबको पता है, मैं वहां पे लंबे समय तक जुड़ा रहा, तकरीबन 2 ढाई साल तक। और वहां पर उसी दिन एक भविष्यवाणी की गई थी, और जिन्होंने की थी आज वो हमारे साथ हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है अनुमा आचार्य जी। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी जेल जाएंगी। अब बात इसकी नहीं है कि ममता बनर्जी जेल जाएंगी कि नहीं जाएंगी। बात तो यह है कि ये जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, ये बचेंगी कि नहीं बचेंगी। भाई, कांग्रेस मुक्त भारत करने निकले थे मोदी जी, लेकिन कांग्रेस युक्त भाजपा करने के मिशन मोड पे लग गए। और अब वो कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो इतना जरूर कर रहे हैं कि वो रीजनल पार्टीज मुक्त भारत की तरफ बढ़ चले हैं। और मकसद एक ही है, वो कहते हैं ना कि एक के मकसद है, गैंग ऑफ वासेपुर वाले स्टाइल में। तो क्या है मकसद? सिर्फ और सिर्फ परिसीमन बिल। तो आज हम अनुमा जी से जरा यही समझेंगे कि अनुमा जी ने वो भविष्यवाणी कैसे की, और ये ममता बनर्जी, उसके बाद उद्धव ठाकरे, और अब अखिलेश जी की पार्टी के बारे में। तो हम ये भी जरा पूछेंगे अनुमा जी से, क्योंकि मैंने कहा तेवर वही है, तो ये भी पूछेंगे कि भाई कांग्रेस में भी तो कहीं सिंधवारी नहीं चल रही है, और चल रही होगी तो कांग्रेस की तैयारी क्या है, या फिर कि मोदी जी का सपना टूट गया है कांग्रेस मुक्त भारत का। तो अनुमा जी को जोड़ते हैं और अनुमा जी से सीधे हम इसी मसले पर, इसी मुद्दे पर जरा आज इत्मीनान से चर्चा करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मैम, कैसी हैं आप? आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। और अच्छा है कि आपने कुछ बहुत ऐसे मुद्दे उठाए जिससे देश इस समय जूझ रहा है। जी। नहीं, मैम, बात इसकी नहीं है कि देश जूझ रहा है या नहीं जूझ रहा है, देश की डेमोक्रेसी। मुझे तो अब देखिए, इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं रह गया है कि ये देश जूझता तो है, लेकिन जनता को पता भी चलता है, लेकिन उसके बावजूद जनता के अंदर जो एक आवेश होना चाहिए वो हमें नहीं दिखता। खैर, पहला सवाल तो यही है अनमा जी आपसे, ये जो आपने 4 मई की तारीख को भविष्यवाणी की थी कि ममता बनर्जी जेल जाएंगी, आज की तारीख में वो अपने घर में जरूर है, लेकिन वो जेल वाली ही स्थिति है। भाई, सांसद को घर के आगे गाड़ी लगा करके बैरिकेड बनाना पड़ रहा है, ये स्थिति हो गई है। ये जो रीजनल पार्टीज हैं, जो आपके सहयोगी दल हैं, सिर्फ वो रीजनल पार्टीज नहीं है, वो सभी आपके सहयोगी दल भी हैं, इनकी स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। कांग्रेस इसमें क्या करेगी, उनको किस तरीके से मदद करेगी, क्या सोच रहे हैं आप लोग इसमें? मैं 4 मई से शुरुआत करती हूँ। उससे भी हम्म। पहले मैंने बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ था तो मैंने उसको होते हुए देखा था। और वो एक ऐसा समय था जब मैं अपनी पार्टी से लगभग मिन्नतें करके ये कह रही थी कि हमें नाम जुड़वाने चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जो सरकारी लोग जो हम्म। काम कर जानते हैं, मेरे जैसे लोग, उन्हें ये पता है कि आप लोगों के मन में कितना भी जोश ले आइए, लेकिन जो कागज होता है वही अंत में उसी की जीत होती है। लेकिन उन दिनों हो रहा था हमारे यहाँ का कांग्रेस का, उस समय वोट चोरी की न्याय अधिकार यात्रा हो रही थी। मतलब जो वोट चोरी के खिलाफ जो आंदोलन था वो तेजस्वी यादव और राहुल जी कर हम्म। रहे थे। और वही समय था जब वोट जोड़ने का समय भी उसी समय का था, क्योंकि उसी समय लगभग 70 लाख वोट बिहार में काट दिए गए थे। लेकिन हमें ऐसा लगा, हमारे जो अनुभवी नेता हैं जिन्होंने कभी एसआईआर को इस तरह से नहीं लिया था, उस समय जैसे वोट कटे, जिस विधानसभा में मैं देख रही थी, हाजीपुर के पास है राजा पाकर, 19,000 वोट कटे।
वहां की जी। हमारी उस समय की सिटिंग विधायक 2000 से जीती हुई थी। 19,000 वोट कटने का अर्थ है कि अगर आपने उसे जल्दी से नहीं जोड़ा तो आपकी हार का मार्जिन और जीत का मार्जिन तो बहुत छोटा था। मैंने उन विधायक साहिबा को भी कहा कि देखिए सिर्फ वोट जोड़ने पर ध्यान दीजिए, लेकिन उस समय उन्होंने कहा ये सब यहाँ नहीं होता है, आप देखिएगा हम लोग अच्छे से जीतेंगे। अब वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो मैंने अपनी पार्टी हम्म। में देखा, मैंने अपनी पार्टी के अलावा तेजस्वी यादव की पार्टी में भी देखा। लेकिन बाद में जब आखिरी के 4 दिन बचे थे उसमें जोड़े गए वोट, उसमें 9,000 वोट जुड़े, 10,000 कटे रहे। और हम्म। उसका परिणाम मैंने देखा, जिस तरह से बिहार का चुनाव केवल एसआईआर की बलि चढ़ा। इसी तरह से जब ममता बनर्जी के यहाँ एसआईआर हुई थी तो ये साफ दिख गया था कि ममता बनर्जी और पूरा मीडिया चाहे किसी भी जमीनी सच की बात करता रहे, इस बार ज्ञानेश कुमार ने कसम खाई है कि ये काम करना ही है, यहाँ बीजेपी की सरकार हम्म। बनेगी ही। जैसे ही 2.5 लाख का वहां सीआरपीएफ और दूसरा पुलिस बल लगा, मुझे अपनी बात पर और भी ज्यादा मेरा जो था वो पक्का होता चला गया। और मैं समझ गई कि ये बल इसलिए लगा है कि ममता बनर्जी चूंकि एक लड़ाकू इंसान है, यानी जुझारू, तो जब ये हाँ, फाइटर हारेंगी, कहते हैं। फाइटर, हाँ, तो जब जुझारू, तो जब ये हारेंगी तो ये चुप नहीं बैठेंगी। और उनकी पूरी ताकत को खत्म करने के लिए वो सीएपीएफ का, सीआरपीएफ का जो पूरा अमला था, वो ये कहा गया था कि 3-4 महीने वहां रहेगा। जब ऐसा कहा तो मुझे समझ में आ गया कि ये तो पूरी कहानी गढ़ी हुई है, इसमें उन्हें हराया जाएगा। हराने के बाद चूंकि वो ये सब करेंगी तो इसलिए उनके लिए ये सीआरपीएफ का अमला रखा गया है। लेकिन मेरे ध्यान में इस बात को आते आते समय लगा कि क्या टीएमसी ऐसा टूट जाएगी। मैं टीएमसी के लोगों को स्वाभिमानी लोग समझती थी कि वो फाइटर के साथ रहने के कारण उनके अंदर भी वो फाइटिंग का एक जोश आया होगा, जो कि मैंने देखा कि वो बहुत ही पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। तो बीजेपी के लिए आसानी हो गई, ममता बनर्जी को जेल में ना डालकर भी उनकी पूरी पार्टी तोड़ लेना, वो उनके लिए आसान बात हो गई। और इसलिए उन्होंने सोचा कि अब ये तो इनके हमने हाथ पैर दांत सब तोड़ दिए हैं, तो इनको हम्म। सिर्फ एक तरह से नजरबंद भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता जितनी भी आवाज उठाए, क्या उनके साथ के जितने युवा सांसद और विधायक हैं वो उस तरह के हैं? वो नहीं दिखता। तो ये पूरी पार्टी में ट्रांसफर नहीं हुआ। अब रहा सवाल हमारा, वो हमारे साथी हैं। देखिए कांग्रेस के समय में ये सब पार्टियां, क्षेत्रीय दल जो थे वो पैदा हुए और कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि देखिए पार्टियां हो, अगर कोई विशेष क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और उस क्षेत्र के लिए अच्छा करता है तो कांग्रेस के लिए सहअस्तित्व कभी एक ऐसी जगह नहीं रही जहां पर वो ऑब्जेक्शन करे। कांग्रेस ने कभी नहीं जी। किया। सारी पार्टियां अपने अपने समय पर उदय होती रही, सबके हाथ में थोड़ा थोड़ा सत्ता आई, सबके वर्गों का थोड़ा थोड़ा विकास हुआ। लेकिन बीजेपी आई ही इस चीज से थी कि एक देश, एक भाषा, एक नेता, एक सब कुछ। तो जो इस देश की विविधता में एकता, अनेकता में एकता की जो एक जो मूल भाव था वो उन्होंने खत्म किया। और उसी का परिणाम है कि आज चूंकि अब वो इसको और भी खत्म करना चाहते हैं। सब जानते हैं डिलिमिटेशन बिल पास होना, जिससे बीजेपी जब वो हारी थी उसका वोट, तो उसने तभी ये ठान लिया था कि भाई अब हमको सारे चुनाव कैसे भी करके जीतने हैं। और ये डिलिमिटेशन वाला बिल जो है, मुझे लगता है मानसून में, हमको क्या, मुझे क्या, सबको लग रहा है कि ये मानसून जी, सेशन में ठीक बात। इसे पास कराना चाहते हैं। हालांकि संख्या तब भी इनकी तरफ नहीं होगी, 2/3 हम्म। मेजोरिटी नहीं होगी फिर भी। तो इसलिए ये सबको तोड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी को, टूटी हुई पार्टी को और तोड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के ऊपर पूरी घात लगी हुई है। कांग्रेस को इसलिए शायद वो नहीं तोड़ सकते कि अब कांग्रेस के जो लोग हैं, देखिए कांग्रेस ना एक, जैसे राहुल जी कहते हैं कि हम लोग शिव की बारात जैसे लोग हैं, कि सब हम्म। तरह के लोग हैं, इकट्ठा एक भावना के साथ, एक मिशन के साथ जुड़ते हैं। जैसी जनता है दुनिया के, ऐसा ही कांग्रेस पार्टी है। तो यहाँ पर ऐसा कोई डंडा मार के किसी को नहीं चलाया जाता। तो लेकिन मैम, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, कुंवर आरपीएन सिंह, ये सब आप ही की पार्टी से निकले हुए लोग हैं। और ये मैंने जो 2-3 नाम लिया, जितिन प्रसाद को भी अगर जोड़ लूं, तो ये तो वो लोग थे जो राहुल जी के साथ बैठा करते थे, उनके अच्छे दोस्त थे एक जमाने में, और ये सब टूट के चले गए। राहुल गांधी
का जो परिवार है, आप देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया गांधी जी तक और राहुल जी तक, ये संविधान बेसिकली ये आइडिया ऑफ इंडिया को बचा रहे हैं, लगातार बचा रहे हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी भले ही आप कह लीजिए सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए, लेकिन राहुल गांधी का मैं एक अभी थोड़े दिनों पहले मैंने ये लिखा था कि फिलीपींस में एक जोस रिजाल नाम का एक युवा क्रांतिकारी था जो बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ था, जमींदारों के घर में पैदा हुआ था, पढ़ाई लिखाई का माहौल था। उस समय स्पेन का औपनिवेशिकवाद शासन हो गया था फिलीपींस पे। तो जोस रिजाल ने किताबें लिखकर, लोगों को भाषण देकर, कविताएं लिखकर जनता में जागृति लाई। और जोस रिजाल के पास सब कुछ था, उसे कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने की। इसी तरह राहुल जी के पास सब कुछ है उन्हें कोई जरूरत नहीं है कि वो इस तरह से जूझें, इस तरह से गरीबों के साथ, दलितों के साथ जाकर बैठें, खाना खाएं, उनकी प्रॉब्लम समझें, मनरेगा का काम करें, जो वो हमसे भी मतलब करवाते शब्द तक है। हमें भी वो एक्सपोजर मिला है कि आप मनरेगा का एक दिन का काम करके देखिए। और जब हमने मनरेगा का एक दिन का काम किया था तो 147 रुपए जब हमें बने, क्योंकि हमने काम ही उतना किया, काम का हमें बताया गया था कि भाई आपको इतने फुट, 1 फुट जमीन खोदनी है, 10 फुट का एरिया है। अब हम नहीं कर पाए, वहां पे इतने पत्थर थे, तो जितना हमने मजदूरी करी उसमें हमारा 147 रुपए मेरा बना। तो ये बता रही हूं कि राहुल जी ने बजाय इसके कि वो एक आराम तलबी की लाइफ जीते या चुनते, उन्होंने ये काम किया। लेकिन क्या जितिन प्रसादा, क्या आरपीएन सिंह, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्या ये संघर्ष के साथी थे? जी नहीं। इनके घर के बड़े कांग्रेस पार्टी में थे, उन्होंने जरूर संघर्षों में साथ दिया, लेकिन ये सिर्फ वो लोग थे जिनको सब कुछ प्लेटर पे मिला। राहुल जी को भी मिला था, लेकिन उनके परिवार से उनको जो चीज प्लेटर पे मिली थी उसका नाम था आइडिया ऑफ इंडिया। उसको बचाने के लिए राहुल जी का जो मैं काम देखती हूँ, जोश से भर जाती हूँ कि ये व्यक्ति इतनी नकारात्मक माहौल में भी कर रहे हैं। तो जो लोग संघर्ष के साथ ही नहीं थे वे छोड़ कर गए। वो सिर्फ अच्छे स्कूलों में, पब्लिक स्कूलों में, सारे दून स्कूल में पढ़े हुए ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी भी संघर्ष नहीं देखे थे, तो उनका जाना लाजमी है। लेकिन राहुल गांधी के परिवार ने शुरू से लेके अभी तक देश के उस आइडिया को बचाने के लिए काम किया। और उसके लिए सोनिया जी को हमने देखा कि जब वो प्रधानमंत्री बन सकती थी, उन्होंने विश्व के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक को प्रधानमंत्री बनाया। तो राहुल गांधी एक अलग जॉनर में आते हैं, एक अलग मेटल के बने हुए इंसान है, जबकि ये सारे लोग जिन्होंने सिर्फ वैभव देखा और जैसे ही वैभव उनसे दूर हुआ, जैसे ही संघर्ष उनके सामने आए, वे सब भाग खड़े हुए। तो ये जो चीज है, ये मुझे और भी आंदोलित करती है कि वो व्यक्ति जो सब कुछ पा सकता है, उसके बाद उसने चुना है देश के आइडिया के लिए संघर्ष। मैं उसकी तरफ हूं, ये मेरे लिए भी गर्व की बात है। फौज में जो मैंने काम किया, मैं आज अपने आप को उतना ही वैसा ही एक्टिव पाती हूँ, क्योंकि ये बात भी, फौज में भी हम आइडिया ऑफ इंडिया ही बचा रहे थे, यहाँ भी हम आइडिया ऑफ इंडिया के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ठीक बात है मैम। एक सवाल यहीं से निकलता है फिर, चूंकि आपने एक ऐसी बात कही अभी और मुझे कुछ ध्यान आ गया। मैं और आप दोनों दरअसल एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि हम दोनों की जो शिक्षा दीक्षा हुई वो आरएसएस के स्कूल में हुई। आपसे भी कई बार इस पे चर्चा हुई। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्या आज ये जो संघी मानसिकता है उसको किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण वो हावी करने की कोशिश में अब मोदी जी लग गए हैं? और लग गए हैं तो ये मेरे दर्शकों के लिए बताइएगा ये कितना खतरनाक हो सकता है। मैं तो कई बार बोल चुका। बहुत छोटी 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 चीजों से ये आज तक यहाँ पहुंचा है संघ। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो हमारे आचार्य जी घर में संपर्क करने आते थे, उसे संपर्क कहा जाता था। महीने में एक बार वो आके आपके पेरेंट्स से मिलते थे। मेरे पिता को तो वो शुरू से ही पसंद नहीं थे, पर वो ये सोचते थे, मेरे पिता देखिए, एक परिवारों का कुछ माहौल होता है जिसमें श्लोक वगैरह बोले जाते हैं। मेरे घर में मेरे चाचा जी खुद ही एक मंदिर के पुजारी रहे, मेरे दादाजी भी पुजारी थे, उनसे भी ऊपर। तो एक ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, ये परंपरा है। अब पिताजी जबकि वो संघ से बहुत नाराज होते थे, क्योंकि वो जानते थे ये वो लोग हैं जो जिस समय हमारे देश की आजादी की लड़ाई हो रही थी उस समय ये अंग्रेजों के लिए द्वितीय विश्व युद्ध की सेना
सेना बना रहे थे। तो मेरे सेना पिता में नाराज तो होते थे, लेकिन उस जगह पर देखिए आरएसएस की प्लानिंग देखिए कब से थी। जहां जहां सरकारी स्कूल थे वहां वहां, और जहां कॉन्वेंट थे, हर जगह इन्होंने स्कूल खोले। और क्या ही कमाल की हमारी पहले की सरकारें थी कि उन्होंने इनके आरएसएस का जो सांस्कृतिक पक्ष था उस पर भरोसा कर लिया, और इनके स्कूल हर जगह खुले। मैं छत्तीसगढ़ के एक शहर में रहती थी जहां शुरू में मैं कॉन्वेंट में गई, लेकिन 6 महीने के बाद मेरी माँ को शायद ऐसा लगा कि कुछ श्लोक वगैरह कुछ चीजें अपनी आनी चाहिए, उन्होंने मुझे सरस्वती विद्या मंदिर में डाला। हम्म यूं 5वीं 5th क्लास तक मुझे कुछ समझ में खास नहीं आया, सिवाय इसके कि 5th क्लास तक इनडायरेक्टली मुझे गांधी से नाराजगी थी। क्यों थी मैं नहीं जानती, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो आचार्य जी जब संपर्क में आते थे, संपर्क जो घर आते थे, वो उस समय वो छोटी छोटी ऐसी बातें कहा करते थे कि अगर हमारे देश का बंटवारा हो गया, फिर वो देखते थे कि अगर मेरी माँ का ध्यान उस पर, क्योंकि मेरी माँ बीए एलएलबी थी, पढ़ी लिखी इंसान थी, तो उनको लगता था हम्म कि ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही है, तो वो बात बदल जाते थे। लेकिन इनडायरेक्टली बच्चों के मन में छन के वो बातें पहुंच जाती हैं। तो मैं 40 साल की उम्र तक फौज में आने के बाद भी गांधी को जानती नहीं थी। गांधी के लिए मेरे मन में एक रेबेल था, उल्टा, हम्म यानी कि ये क्या व्यक्ति हैं जिन्होंने देश के टुकड़े कर दिए, ऐसा ही सोच। जबकि बाकी सोच पूरी लोकतांत्रिक थी। मेरे परिवार का बहुत घनिष्ठ नाता रहा है बहुत से मुस्लिम परिवारों के साथ में, और उन परिवारों जब मेरी माँ, मैं 3 साल की थी तब से, तो ये बड़े कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ मेरा बचपन था, जिसमें मुझे पर गांधी से चिढ़, बिना गांधी को जाने, ये उस स्कूल का एक सबसे बड़ा मेरे जिंदगी में रोल रहा है। और ड्रॉबैक मेरे है। साथ पढ़े हुए, मतलब सैकड़ों लोग, उस स्कूल में पढ़े हुए हजारों लोग, वो इसी तरह की भावना आज भी रखते हैं, क्योंकि उनको एक्सपोजर आगे चल के नहीं मिला। तो इन्होंने कैसे, ये अफवाह उड़ाने वाला संगठन है। जब हम छोटे थे तो ये अफवाह कैसे उड़ाते थे, एक पोस्ट कार्ड आ जाएगा आपके पास, आपको याद है वो 15 पैसे का एक आता था पोस्ट कार्ड, उसमें नाम जी, पता पीले कहाँ रंग से का आया पोस्ट है। कार्ड। हाँ, पीले हम्म रंग का इतना बड़ा होता था। तो उसमें वो आया कहाँ से ये नहीं मालूम, पर उसमें वो आपके घर में आपके एड्रेस पे आएगा कि सुभाष चंद्र बोस को जहर दिया गया। ठीक है, अब आपके घर वो आ गया है। अब वो आपके घर में बहुत बड़ा एटम बॉम्ब है, क्योंकि वो आपके अंदर, और बल्कि आप ये कह लीजिए टाइम बॉम्ब है वो, क्योंकि वो टाइम पर जी फटा आगे चल के, मेरे ही घर पे हाँ नहीं। वो ऐसे लाखों लाख ऐसे चिट्ठियां वो भेजते थे, और उसके लिए वो गुरु दक्षिणा से जो पैसा आता था उसको खर्च करते थे। तो ये हम्म अफवाहबाज संगठन कब से कोशिश कर रहा था, कितनी झूठ बातें कि सुभाष चंद्र बोस आज भी जिंदा है, वो रशिया की जेल में है। ये सब हम्म कहानियां जो ये हमारे पूरे समाज में फैलाई गई, यहाँ तक कि अच्छे से अच्छे प्रबुद्ध लोग इस पर विश्वास करते थे। मेरी माँ को मैंने सुना, अच्छा शायद हो सकता है उनका लाल बहादुर शास्त्री जी का जो बॉडी थी वो नीली हो गई थी, जहर से हुई होगी। मेरे पिता को जब किडनी फेल हुई और मैं उनको हॉस्पिटल में लेके गई, मैं 20 वर्ष की थी, मेरे पिता की पूरी बॉडी नीली हो गई थी। तो क्या मैंने उनको जहर दिया था? मेरा कहना यह है कि जब किडनी फेल हो जाती है, इम्प्योरिटीज बॉडी में चली जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन और पंपिंग खत्म हो जाती है, तो बॉडी का नीला पड़ना एक स्वाभाविक लक्षण होता है। एक बात जी मैं कह रही हूँ, तो ये जो अफवाह थी, जब मैंने अपने पिता का बॉडी उस तरह से देखी, तो मैंने कहा ये तो मतलब पूरे समाज में तब तक ये जहर फैल चुका था। और उसका लेकिन देखिए असर वैसा नहीं हुआ। जब बीजेपी आई तो इन्होंने कहा था हम ये खोल देंगे फाइल, वो खोल देंगे। अटल बिहारी जी के ही समय में था, उन्होंने कई दस्तावेज जो थे उसको डिग्रेड किया, क्लासिफिकेशन डिग्रेड किया, मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल से या उससे नीचे किया उन्होंने। पर उनमें से किसी में इस तरह की कोई बात नहीं आई जिसकी बात वो करते थे। और इसीलिए आगे चल के मोदी के समय में भी जब ताशकंद फाइल नाम की पिक्चर आई तो वो सुपर फ्लॉप हो गई। यानी कि जनता थोड़ा समझती थी, लेकिन तब तक समझती थी। उसके बाद तो माइंड को पूरी तरह कैप्चर किया, और माइंड कैप्चर हम्म करना आरएसएस का सबसे बड़ा एक इसे मैं अवगुण मानती हूं, लेकिन एक कैरेक्टर वही है। मेरे अपने घर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सरस्वती विद्या मंदिर में, मतलब दूर के रिश्तेदार, सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ाते थे। उनके दिमाग भी उसी तरह से वायर्ड हो गए हैं।
तो वो उसी तरह की हम्म। बातें करते हैं जो उस समय कही जाती थी। अब चूंकि चैट जीपीटी या क्लाउड या जेमिनाई या कई तरह के जो एआई टूल आए, ग्रॉक और अलग अलग, तो उससे क्या होता है कि अब आप वही के वही उनको जब वो फैक्ट चेक करके सुनाते हैं तो वो उस पर भी हम्म। भरोसा नहीं करते, कहते हैं ये फैक्ट चेक है ना, ये कांग्रेस ने बनाया है। तो ये कांग्रेस अब ना। इसको आप देखिए, हाँ आप, अब मैं कल की बात है, मैं अपने शहर के बाजार में जाती हूँ, तो वहां पर मैंने उनको बोला, तो बोलते ये कैसे आप कह सकती हैं कि ये कांग्रेस ने नहीं बनाया है? तो मैंने कहा भैया आप भी डाउनलोड कर लो, ये आपके ऐप स्टोर में भी है। तो संघ का बेसिक इस भारत को सबसे बड़ा आघात ये है कि वो अपनी झूठी बातों को लोगों के दिमागों में वायरिंग करके पहुंचाता है, और उसके कारण लोग हमेशा संशय की स्थिति में रहते हैं। संघ संशय से आपको भर देता है, जिसके कारण हम्म। आप अपने देश पे, आइडिया ऑफ इंडिया पे कायम नहीं रह पाते। और ये कई लोगों के साथ हुआ पिछले 12 सालों में, तो पूरे देश के अंदर इस तरह की बात गई है। केवल जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके अंदर जब उनको समझ है, तो उनके खिलाफ भी संघ ने का माहौल बनाया है कि ये बुद्धिजीवी वर्ग है, ये लूटियंस गैंग है, ये अवार्ड वापसी गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। ये सब कहानियां, जो इस तरह के जो शब्दावली हैं, ये फासिस्ट सरकारें ऐसा किया करती हैं, और संघ हम्म। यहाँ पर सबसे बड़ा की फैक्टर है उसका। ठीक बात है मैम। चूंकि समय हो रहा है, आपको भी कहीं जाना है, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। जी। आपके जितने भी सहयोगी हैं ना, उनमें से 99% सहयोगी तो ऐसे हैं जो कभी न कभी संघ या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। अब भाजपा के साथ रहना संघ के साथ रहना ही है। ऐसे जी। में मैम सवाल ये है, और ये कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल है आज की तारीख में, कांग्रेस को सोचना चाहिए। कांग्रेस सोच रही है कि नहीं सोच रही, ये आपको बताना है। भाई, इन 99% लोगों पे आपको भरोसा है? दूसरी बात, जो हालात आज की तारीख में देश के हो गए हैं, चाहे वो इकोनॉमिक क्राइसिस की बात हो, युवाओं के मुद्दे हों, राहुल उन पे बहुत मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, लड़ रहे हैं। और मैं शायद अपनी जिंदगी में जितने भी एलओपी देखे हैं, हमने तो भाई बहुत छोटी उम्र है तो हमने एल के आडवाणी को देखा और बहुत एलओपी के बारे में पढ़ा है। मुझे राहुल उनमें से सबसे काबिल नेता लगते हैं, एज एलओपी मुझे लगते हैं, क्योंकि वो कम से कम। और मैं दर्शकों को एक बात बोल दूं, कई आते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने, मैं उनको बता दूं, भैया हमको निष्पक्ष मत समझना, हम लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, हम पक्षकार नहीं हैं और निष्पक्ष नहीं हो सकते, वो भूल जाना। और उसी आरएसएस के स्कूल से निकले हैं। आरएसएस के कई लोगों को हमने बोल दिया, विद्या भारती में हमने कई बार मेल कर दिया कि भैया हमारा वो हटा दो फोटो वहां से, वो अपनी वेबसाइट से हटाने को भी तैयार नहीं, हटाते नहीं, कहते नहीं पढ़े हो तो यहीं चिपके रहो। तो मैम कांग्रेस, ये राहुल जी का लड़ना ठीक है, लेकिन अब लड़ाई से आगे की बात, और राहुल अब रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अब रेजिस्टेंस ही करना पड़ेगा। आपके सहयोगी आपका रेजिस्टेंस में साथ देने वाले हैं नहीं। नहीं, सीधी सीधी बात है, अखिलेश यादव आज भी 2027 में चुनाव है, एसी कमरे में बैठ करके वो पीसी कर रहे हैं, उनको लग रहा है वो चुनाव जीत जाएंगे। भाई राहुल जी के लिए उतना महत्वपूर्ण चुनाव नहीं है वो, जितना अखिलेश के लिए है। अखिलेश का अस्तित्व तो नहीं बचेगा, वो नहीं लड़ रहे हैं। ये जो रेजिस्टेंस वाला मॉडल है कांग्रेस का या राहुल गांधी का, क्या इस पे आप लोग वाकई में अब बहुत ज्यादा अग्रेसिव तौर पे काम करने जा रहे हैं? अभी तो हमें दिख भी रहा है, आंदोलन जगह जगह आपके हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अग्रेशन आ गया है क्या कांग्रेस में? कांग्रेस का एग्रेशन भी चैनलाइज्ड तरीके से सत्याग्रह के रूप में सामने निकलता है। एक हम्म। कहानी है, बचपन में सुनी थी कि एक साधु जी थे, वो बिच्छू डूब रहा था, तो उसको वो जी। उठाते हैं, बिच्छू डंक मारता है, बह जाता है, फिर से वो फिर उठाते हैं। तो शिष्य पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप इसे क्यों कर रहे हैं, इसके बार बार डंक मार रहा है। तो उन्होंने कहा कि देखो उसकी प्रवृत्ति जो है डंक मारने की है, पर मेरी हम्म। प्रवृत्ति जो है वो उसकी जान बचाने की है। राहुल जी का जब भाषण अभी जो बाद में रिलीज हुआ एज एन ऑडियो, उसमें उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की है, जिसमें उन्होंने रेजिस्टेंस की भी बात की है, और अपने जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उनको एक संदेश भी दिया है। कई बार दुख होता है कि ऐसे कुछ हमारे पत्रकार जो वाकई अच्छे पत्रकार रहे हैं, मैं नाम भी ले लेती हूँ, श्रवण गर्ग जी से जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति,
उनको मैंने सुना कि राहुल गांधी जी का ये भाषण बहुत अहंकारपूर्ण था। मैं इस बात से पूरी तरह विरोध दर्ज करती हूं कि आज वो स्थिति है जब हर विपक्षी नहीं मैम, दल बड़ी ताल सिंपल सी ताल हो बात है, रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। राहुल ने उस भाषण में, हमने भी सुना, पहले जी दिन भाषण अंग्रेजी में आया था, मैंने उसका हिंदी अनुवाद भी किया। और मैं बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ये मानता हूं कि राहुल ने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और एक एक शब्द, कम से कम इस तो देश को उस एक एक शब्द के साथ खड़ा होना चाहिए, भले आपके सहयोगी दल ना खड़े। तो वही मैं कह रही हूँ कि निष्पक्षता के नाम पर और निष्पक्ष पत्रकारिता के नाम पर अगर हम ऐसे भाषण को, जिसमें विपक्ष तार तार है, केवल वो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खड़े हैं आज लोकतंत्र बचाने को, उसमें श्रवण गर्ग जी से जैसे बड़े पत्रकार अगर ये कहते हैं कि वो अहंकारपूर्ण भाषण था, तो मुझे कई बार ताज्जुब होता है कि क्या वो आज की दुनिया को नॉर्मल कांग्रेस का या यूपीए का शासन समझ रहे हैं। आज हम्म। फांसीवाद इस तरह गहरा गया है कि अगर विपक्ष को, पूरे विपक्ष के दलों को ये समझ में नहीं आएगा कि अगर वो अलग अलग इस तरह से खत्म होते रहेंगे, अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय होते देखते रहेंगे, तो क्या वो उनके अस्तित्व के लिए संकट नहीं है, वो तो खात्मा कर देगा उनका। तो ऐसे में जो विपक्ष है वो साथ आना चाहिए उसे, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा सह अस्तित्व को बढ़ावा दिया, इसीलिए ये पार्टियां बनी भी, बढ़ी भी, और इन्होंने राज्यों के शासन भी चलाए। पर क्या उनको ये दिखता है कि बीजेपी के रहते ऐसा संभव है? क्या वो बीजेपी की तरफ भी चले जाएं तो क्या उनको अलग से एक एंटाइटी की तरह शासन चलाने मिलेगा? अगर वो बीजेपी में मिल भी जाते हैं, सत्ता की तरफ भी घुस जाते हैं, फिर अखिलेश यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकेंगे, फिर अखिलेश हम्म। यादव के सांसद नहीं बन सकेंगे इतने, फिर वो एक पता नहीं एक जिसको कहते हैं एक ऐसा कण बन के रह जाएंगे जिसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। तो ऐसे हम्म। में हमारे जो हमेशा संघर्ष रहेंगे और जो संघर्ष रहे हैं, देखिए एक चीज से आप इसको बार बार समझिएगा और दर्शक भी समझें कि जो 1926 का साल था, 100 साल के बाद खुद को दोहरा रहा है। उस समय प्रताड़ित करने वाले अंग्रेज थे, आज ये काले अंग्रेज हैं। दोनों की एक जैसी वर्चस्ववादी मानसिकता है, दोनों ही चाहते हैं कि चुनिंदा हाथों के पास पावर रहे। और आज देखिए उसका उदाहरण कि 1% लोगों के पास देश की 60% के लगभग संपत्ति है। तो ये जो कम हाथों में ज्यादा पावर वाली कहानी अंग्रेज करते थे, वही आज 2026 में नरेंद्र मोदी और उनका पूरा कुनबा और गैंग कर रहा है। तो अगर उस समय का भारत भी ऐसा ही था, कुछ लोग जो अमीर हम्म। थे वो डर के मारे अंग्रेजों की तरफ थे, कुछ लोग ऐसे थे कि थोड़ा बहुत विरोध दर्ज करा रहे थे कि भैया हमें आप थोड़ा अपनी शासन में जगह दे दीजिए, जिसके कारण वो हमारे जो चुनाव हुए थे और उसमें 1935 में 36 में सरकारें बनी थी। तो वो तबका आज भी, तब भी था, वो तबका आज भी है, डरा हुआ, हम्म। आराम तलब, डरपोक कि मेरे साथ कुछ खराब ना हो जाए, मैं राय बहादुर साहब के साथ रहूं। वही चीज है कि हम्म। आज भी लोग राय बहादुर साहब की वाली मानसिकता वाली बीजेपी के साथ हैं। अंग्रेजों में और हिंदुस्तानियों में एक फर्क है जो उस समय हम पर काबिज थे, कि वो थोड़े से, जिसे कहना चाहिए, मॉडर्न सोच के थे। ये वाले तो हम्म। नो बिंदी नो बिजनेस तक आ गए हैं कि आप बिंदी नहीं जी। लगाएंगे तो आपको नौकरी पर नहीं आने देंगे। तो अंग्रेजों में हम्म। और इन मूर्खों में यही एक फर्क रह गया है। और हम्म। दिमाग से ये सारे के सारे पैदल हैं। इन्होंने एक हम्म। अधिनायकवाद जो बनाया है, हेजेमनी जिसको कहते हैं, नायकत्व, हम्म। वो नरेंद्र मोदी का काम उससे चलता है। जिस दिन नरेंद्र हम्म। मोदी पूरी तरह अक्षम हो जाएंगे, ये सारे लोग जमीन में धूल में मिल जाएंगे, और जो नया एक नेतृत्व आएगा वो काम करेगा। उसके लिए राहुल गांधी जमीन बना रहे हैं, उसके लिए वो हम्म। लोगों के अंदर से डर निकाल रहे हैं। जब गांधी आए थे तो उन्होंने भारत के लोगों को पहला एक मंत्र दिया था, तावीज, कि डरो मत। और वहां से जनता के अंदर ये भावना आई थी कि हमारा देश है, हमें बनाना है, हमें गढ़ना है, तुम कौन हो, भागो यहां से। तो हम्म। वही चीज आज युवाओं को राहुल गांधी का वो जो एक सहारा भी मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है कि नहीं, आपका पेपर लीक हुआ है, ये आपकी गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है, सरकार इसका खामियाजा भुगते और सरकार लोगों से माफी मांगे। ये अभी जो लोग हैं कपटी इतने हैं, पाखंडी इतने हैं कि ये माफी नहीं मांगते, लेकिन राहुल गांधी के कारण मैं छोटे छोटे शहरों में भी देख रही हूं और लोगों के अंदर ये उबाल है
आज विदिशा जैसा छोटा सा मेरा एक जो जिला है, इसके लोग एप्स्टीन फाइल पर बात करने लगे हैं युवा, और सवाल पूछने लगे हैं। तो ये जो चीज चल रही है ये धीरे होगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी जलजले के साथ कोई काम नहीं मैम करती। मैं बीच में रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। हम्म, एक छोटा सा सवाल और। जी। ये बिल्कुल ठीक बात है कि आज हमें लोगों के भीतर दिख रहा है, इवन उदय भानु चीब हों, या फिर कि विनोद जाखड़ हों, या फिर कि बहुत सारे लोग, मैं सबका नाम क्या ही लूं, जब वो सड़क पे उतर रहे हैं ना आज, नीट के मुद्दे पे, सीबीएसई के मुद्दे पे, बच्चों के मुद्दे पे, भाई ये कॉकरोच जनता पार्टी ने जो किया जंतर मंतर पे, इससे कहीं ज्यादा भीड़, कई गुनी भीड़, भले मीडिया ना दिखाए, 10-10 हजार लोग, 5-5 हजार लोग छोटे छोटे शहरों में इकट्ठा हो जा रहे हैं। और इसमें जेंजी भी हैं, युवा भी हैं, अभिभावक भी हैं उनके। मैम, ये इकट्ठा तो हो रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है ना कि ये सिर्फ चेक है। ये चेक बाउंस होगा 2029 में, या आप लोग भुना लेंगे इस चेक को? ये सबसे बड़ी समस्या रही है कांग्रेस की। आपकी बात से सहमत हूँ। कांग्रेस पार्टी में ऐसा हुआ करता है। बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, जब कॉकरोच शब्द बोला गया था, तो ये समझा था हम्म। कि ये वाकई सरकार ने गलत शब्द बोल दिया है और जनता का आक्रोश उसके खिलाफ है। और काफी कांग्रेस के लोगों ने भी उसको समर्थन देते हुए हम भी कांग्रेस, हम भी कॉकरोच पार्टी, हम भी कॉकरोच पार्टी कर दिया। मैंने अचानक सोचा कि अभिजीत दिपके की जब पूरी एजुकेशन खत्म हो रही थी, उसी महीने में अचानक हम्म। सीजेआई कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और मुझे समझ में हम्म। आया कि इसे स्वतः स्फूर्त दिखाने के लिए पूरा सिस्टम काम कर रहा है। और पूरे हम्म। सिस्टम ने इसे ऐसा दिखाया कि अचानक शुरू हुआ है, और फिर आगे चल के ध्रुव राठी उसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं। आगे चल के जो भी कोई और दूसरी बात हो रही है उस पर भी ध्रुव राठी बात कर रहे हैं। उनका संबंध आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति विवेकानंद फाउंडेशन से हुई है। विवेकानंद फाउंडेशन अजीत डोवल के अंडर बना, जिसमें किरण बेदी थी, जिसमें जनरल वीके सिंह थे, जिसमें अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, इन सब लोगों का भी साठगांठ थी। लालकृष्ण अडवाणी भी थे, और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया भी थे। तो ये सारी कहानियां हमको कहाँ ले जाती हैं? हम दूध के जले हैं, हमको छाछ फूकना पड़ेगी। और ये युवाओं से भी मेरा कहना है। लेकिन इस बात को लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि ये बीजेपी ने ही खड़ा किया हुआ एक तंत्र है, जो आपका जितना आक्रोश है उसको वो बहा ले जाएगा अपनी तरफ। और आपको मिलेगा क्या? बाबा जी का ठुल्लू, जो कहा जाता है। तो इसलिए युवाओं को थोड़ी समझदारी रखना पड़ेगी, लेकिन उसके लिए कांग्रेस को उन्हें ये जगाना पड़ेगा जो राहुल अभी कर रहे हैं, जो उन्होंने कोटा में किया, जो अब इलाहाबाद, बनारस और पटना में होगा। तो ये राहुल गांधी जब इसी मुहिम पर लगेंगे, युवा समझेंगे। ऐसा नहीं है कि युवा बार बार उसी लकड़ी से हाँक दिए जाएंगे, जिससे एक बार आम आदमी पार्टी बनते समय देश को हाँका गया था। तो इस बार लोग सतर्क हैं, इस बारे में बात कर रहे हैं। और कांग्रेस जो है वो सनसनीखेज तरीके से कुछ नहीं करेगी। जब हम्म। जनता की मिट्टी उस जगह पर आ जाएगी, आप समझिएगा, माहौल बनता है। पेड़ लगाते हैं तो मिट्टी तैयार होती है। आज भी जनता अगर डरी हुई रहेगी तो पहले उसका डर निकालना है, रेजिस्टेंस से डर निकलेगा। उसके हम्म। बाद अगली कड़ी होती है क्रांति। क्रांति कभी ऐसे नहीं आती। हाँ, बीजेपी की क्रांति अफवाहों से आई, और उसका साथ मिला 2013 में आई हुई मोबाइल क्रांति को, जिससे उनके सारे झूठे नैरेटिव, जो कि महाभारत काल से कोई कहानी शुरू होती थी और कांग्रेस पे आके ठीकरा फोड़ दिया जाता था, ऐसी ऐसी कहानियां बनी थी उन दिनों। अब फैक्ट चेक आने के बाद तो सब ठीक हुआ है। लेकिन सोनिया गांधी जी के बारे में अब शब्द की वो ये करती थी। पंडित नेहरू के कपड़े पेरिस जाते थे। पंडित नेहरू के पिताजी के दादाजी मुसलमान थे। राहुल गांधी जी ने आलू से सोना बोला। ये सारी चीजें उसी 2013 से लेकर और ऑनवर्ड्स चलती रही। तो इसको रेजिस्टेंस के लेवल पे जब ये आ जाएगा, जमीन तैयार हो जाएगी, तब भारत परिवर्तन करेगा। तो 29 की बात आप ना करें और मैं भी ना करूं। ये कोई हम्म। चमत्कारी छड़ी नहीं है कि जिसको घुमाने से सब हो जाएगा। भारत में 140 करोड़ है। ये पहले रेजिस्टेंस तो सीखे। अभी तो ये हम्म। दंडवत, हमारी जनता आधी दंडवत पड़ी हुई है। पर ये 200 करोड़ की जो चोरी है ना, इससे बहुत लोगों की आंखें खुली हैं। लेकिन जुबान नहीं खुल रही है डर के कारण। तो जब ये हम्म। रेजिस्टेंस उस लेवल पे आएगा कि जुबान खुलने लगेगी, और काफी लोगों की खुलने लगी है,
तब भारत तैयार होगा लोकतंत्र के उस दोबारा के बदलाव में, जो अभी वो 11 साल 12 साल तक चिपका रहा, भ्रम में रहा। तभी ये काम हो सकेगा। इसलिए राहुल गांधी जी का जो रेजिस्टेंस है, वो सबसे पहले उसे हमें साकार करना है। उसके लिए हम सारे आंदोलन करते रहेंगे, सत्याग्रह के रूप में शांतिपूर्ण तरीके से करते रहेंगे। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया मैम, आपने बहुत साफ गोई से अपनी बात रखी। मतलब मैं पहली बार किसी ऐसे कांग्रेस के नेता से बात कर रहा हूं जो आज की तारीख में खुल करके ये बता रही हैं और आत्मावलोकन करके ये कह रही हैं कि भाई मैं तो आरएसएस के स्कूल में पढ़ी, तो मैं गांधी जी को बिना जाने गांधी को नहीं मानती थी। इतनी साफ गोई से। दूसरी बात, बस दर्शकों से इतना है चलते चलते कि देखिए, वाकई में क्रांति कभी दबे पांव नहीं आती है। राहुल क्रांति का चेहरा हो सकते हैं, लेकिन राहुल क्रांति नहीं हो सकते। आपको आगे आना पड़ेगा, लड़ना आपको पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं ना कि भाई आप क्या करोगे, आप सिर्फ वीडियो बनाओगे, तो भैया हम भी आगे आएंगे। गोली चलेगी तो पहली गोली खा लेंगे, लेकिन तुम उतरो तो सही, पीछे वाली गोलियां तो खाओ। हम भी आ जाएंगे और हम हैं वहां। हमारी कनपट्टी पे बंदूक हमेशा टंगी हुई है, नोटिफिकेशन हम झेल रहे हैं। खैर, क्रांति दबे पांव नहीं आती, पहली बात। और एक चीज से मैं बस असहमत हूं, अनमा जी ने कहा 2029 का अभी जिक्र ना करें। मुझे लगता है हमें 2027-28 का ही जिक्र करना पड़ेगा, जो हालात हो गए। तो अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। अनमा जी से आज चर्चा जहां पे छूटी है 2029, अगली बार अनमा जी हमें वक्त देंगी और इसी 2029 से पहले भी कुछ हो सकता है। ये भविष्यवाणी आज मैं कर रहा हूं, एक इन्होंने 4 मई को की थी। उस पे हम फिर से अनमा जी से चर्चा जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया मैम। बहुत बहुत धन्यवाद।